मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज पिछले चर्चा की कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है? जहां पर शक्तियां एक स्थान पर एकत्र होती हैं, एक ही स्थान पर जहां पर शक्ति का निवास होता है उसे केंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन जहां पर शक्तियां बटी होती हैं उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे एकात्मक शासन, संघात्मक शासन। संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बटी होती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, ये जो सूचियां बनाई जाती हैं, इन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। लेकिन जहां पर एकात्मक शासन होता है वहां पर केवल केंद्र सरकार में पूरी शक्तियां होती हैं, इसलिए एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। प्रजातंत्र को विकेंद्रीकरण का पर्याय माना जाता है, मतलब प्रजातंत्र में विकेंद्रीकरण होता ही है। वो कैसे? क्योंकि जैसे भारत के संदर्भ में आप इसको समझिएगा, भारत में कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, अधिक शक्तियां हैं, ठीक है, सर्वोच्च शक्तियां हैं। कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई है। अब कुछ शक्तियां नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों को दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन के अंतर्गत तो शक्तियां विकेंद्रित है, शक्तियां बटी हुई है। सभी संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करती है। तो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। जहां कहीं भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा वहां पर तानाशाही नहीं आ सकती। लेकिन जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वहां पर तानाशाही की पूरी निश्चितता होती है। क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसने शक्ति पा करके घमंड न किया हो। अभी तक कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ है। तो शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर, व्यक्ति को नष्ट करती है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण प्रजातंत्र का मूल तत्व है। भारत में या अन्य प्रजातांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है। लेकिन साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है। मतलब लोकतंत्र को और केंद्रीकरण को अलग अलग मान लिया गया है। साम्यवादी देशों में जैसे सोवियत संघ या साम्यवादी चीन, यहां पर क्या था? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण था। लोकतांत्रिक मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक समस्त संगठनों का निर्माण निर्वाचन से होगा। मतलब कि नीचे की संस्था, सबसे आप छोटे स्तर पर देखिएगा, छोटे स्तर पर गांव के लोग अपने शासन का निर्वाचन करेंगे। गांव का एक प्रतिनिधि मिलकर के ब्लॉक के प्रतिनिधि का निर्वाचन करेगा। ब्लॉक वाले तहसील का निर्वाचन करेंगे। तहसील वाले जिले के प्रशासन का निर्वाचन करेंगे। जिले के सब मिल करके प्रांतीय शासन का निर्माण करेंगे और प्रांतीय शासन वाले फिर केंद्र सरकार का निर्वाचन करेंगे। तो इस प्रकार से निर्वाचन के द्वारा सभी संगठनों का निर्माण होता है साम्यवादी देशों में। और केंद्रीकरण सबसे ऊपर में जो होगा, सबसे टॉप लेवल पर जो होगा, उसके हाथ में पूरी शक्तियां होंगी और वही अपने से नीचे को आदेश देगा। वह नीचे वाला अपने से नीचे को आदेश देगा, वह नीचे वाला सबसे और भी नीचे, और इस प्रकार से शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित होती हैं और वही एक सबसे उच्च स्तर पर जो होता है वह अपने से नीचे वाले को आदेश देता है। नीचे जो निम्न स्तर की जो संस्थाएं होती हैं उसका काम है अपने से ऊपर में जो संस्था है उसके आदेशों का पालन करना और उसके प्रति उत्तरदायी हो। इसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण कहा जाता है। साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है। अभी जैसे चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पूरी तानाशाही है।
क्योंकि पूरे चीन की सभी प्रकार की शक्तियां उस एक व्यक्ति में निहित है, क्योंकि वह न केवल राष्ट्रपति है अपितु साम्यवादी दल का महासचिव भी है। तो ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। आगे वामपंथ, दक्षिण पंथ। वामपंथ का मतलब होता है क्रांतिकारी विचार वाले। क्रांतिकारी विचारों को वामपंथी कहते हैं, लेफ्टिस्ट। और जो परंपरागत धारणा को लेकर चलते हैं उन्हें दक्षिण पंथ कहा जाता है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट कहा जाता है। जैसे भारत में जो भी साम्यवादी दल हैं या वामपंथी मोर्चे वाले हैं या समाजवादी मतलब उत्तर प्रदेश का समाजवादी दल नहीं, जो जैसे पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथी मोर्चे का लंबे समय तक शासन रहा, इन्हें क्रांतिकारी राजनीतिक दल कहते हैं। मतलब ये वर्तमान व्यवस्था को क्रांति के द्वारा बदलने के पक्ष में होते हैं। लेकिन जो परंपरागत व्यवस्था को चालू रखना चाहता है, यथावत बनाए रखना चाहता है, जो देश की संस्कृति के, सभ्यता के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करना चाहता है, उसे दक्षिणपंथी या पुरातन पंथी कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो प्राचीन भारत के गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तो वामपंथ, दक्षिणपंथ ये हुआ। फिर है सैन्य शासन, मार्शल लॉ। भारत में सिविल गवर्नमेंट है, सिविल शासन चलता है, नागरिक शासन चलता है। जिले का मुखिया कलेक्टर होता है और वही पूरे जिले का प्रशासन देखता है। पूरे जिले में शांति व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर पर होती है। वह शासन से आदेश प्राप्त करता है और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। लेकिन मान लीजिए कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए जब जिला प्रशासन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल हो जाए, तो क्या होगा? वह सैनिकों को बुलाएगा, केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त करके, मतलब केंद्र सरकार उस जिले में सहायता के लिए अपने सैनिक भेजेगी। इन सैनिकों को फिर शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन फिर भी वे जब तक सिविल गवर्नमेंट है, जब तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तब तक यह सेना जो भी आएगी वह कलेक्टर से आदेश प्राप्त करके कार्य करेगी। बिना कलेक्टर के आदेश से वो कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिए स्थिति इतनी विकराल हो जाए कि जिला प्रशासन बिल्कुल कुछ न कर पाए या जिला प्रशासन के नियंत्रण के बाहर हो जाए, तब वहां पर सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। और सैनिक शासन में जो सैनिक वहां पर जिसको भेजा जाएगा, उसका जो मुखिया होगा, उसी जो कमांडर होगा, उसी कमांडर के हाथ में जिला प्रशासन की बागडोर सौंप दी जाएगी। ये जिले में भी हो सकता है, प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन सैनिक शासन कम से कम भारत के लिए बहुत दूर की चीज है। और फिर सैनिक शासन, यदि सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है तो फिर किसी प्रकार के मौलिक अधिकार फिर उस क्षेत्र में नहीं रह जाते, सैनिकों का ही शासन हो जाता है। जब सैनिक शासन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है तो पाकिस्तान की स्थिति निर्मित होगी। आज पाकिस्तान की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में सैनिक बैरकों में नहीं रहते, वे प्रशासन में, शासन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्योंकि सत्ता का स्वाद उन्हें मिल चुका है, इसलिए सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान में शासन, प्रजातांत्रिक व्यवस्था किसी के भी हाथ में हो, कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेना हमेशा शासन में पूरी तरह से हस्तक्षेप करती रहती है। सेना का विश्वास जब तक पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, कोई भी शासन काम नहीं कर सकती। तो ये सैनिक शासन, मार्शल लॉ। इसके बाद नौकरशाही पर आते हैं। नौकरशाही भारत का सबसे बड़ा नौकरशाह कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है, मंत्रिमंडलीय सचिव, और भारत का सबसे प्रमुख नौकरशाह होता है। सबसे निम्न स्तर पर कार्यालय में काम करने वाले एक चपरासी या एक चौकीदार या
तो इनकी जो लंबी सी श्रृंखला है, इन्हें नौकरशाह कहा जाता है। मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, शासन की नौकरी जितने भी लोग बजाते हैं, ये सब के सब नौकरशाह कहे जाते हैं। लेकिन न्यायाधीश नौकरशाह नहीं है। न्यायाधीश, न्यायपालिका के अधीन काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी कोई नौकरशाह नहीं होते, क्योंकि इन पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता। तो जिन पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, जो कार्यपालिका के अधीन रह करके काम करते हैं, इन्हें नौकरशाह कहा जाता है, क्योंकि ये योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहते हैं और इसके लिए उन्हें एक निश्चित वेतन मिलता है। केंद्र में, राज्य में शासन किसी का भी हो, ये अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। इन्हें नौकरशाह क्यों कहा जाता है? जो ऑफिस में बैठ करके काम करता है उसे नौकरशाह कहते हैं। जो टेबल में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके, ऑफिस में बैठकर काम करता है, इन्हें नौकरशाह का नाम दिया था लोकमान्य तिलक ने। नौकर और शाह ये दोनों विपरीत शब्द हैं तो नौकर, जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछिए क्या करते हो, बोलता सर्विस करता हूं। सर्विस मतलब सेवा, सेवा मतलब नौकरी। तो ये करना तो सेवा का ही काम करते हैं, लेकिन ये अपने आप को शाह समझते हैं। शाह मतलब राजा या मुखिया समझते हैं, इसलिए इन्हें नौकरशाह कहा जाता है। अच्छा, इस नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता होती है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। मतलब कोई भी काम करना होगा, फाइल के माध्यम से काम होगा। उस फाइल में 2500 लोग सिग्नेचर करेंगे, छोटा छोटा सिग्नेचर करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और अल्टीमेटली फिर काम होगा। मतलब जो काम 10 मिनट में होना चाहिए, उस काम को करने में यहां पर 10 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। 10 मिनट 10 दिन, एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, वही फाइल घूमते रहता है। और फिर यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय उस दिन छुट्टी में है या उसके पास फाइलों की अंबार लगी हुई है, तो फुर्सत से 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, कोई भरोसा नहीं। तो अनावश्यक विलंब को लाल फीताशाही करके, अनावश्यक विलंब। और ये नौकरशाही की सबसे बड़ी बुराई है। नौकरशाही में कोई भी अच्छाई नहीं होती, लेकिन दुनिया की कोई भी देश बिना नौकरशाहों के काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। फिर है ऑम्बुड्समैन। ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में ऑम्बुड्समैन नामक पद्धति है। इसके अंतर्गत जैसे देश में विभिन्न विभाग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करते हैं वे भ्रष्टाचार करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला आया तो उसकी इंक्वायरी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है या उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत होती है। पुलिस फिर केस की पूरी छानबीन करती है, मामला फिर न्यायपालिका में पेश करती है। लेकिन मान लीजिए कोई सांसद या कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है, कर्तव्यों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? प्रश्न ये उठता है कि एक मंत्री के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मंत्री देश का शासक, राज्य का शासक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब देश के शासक हैं, क्या उनसे पूछताछ करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर जाकर के पूछताछ कर सकता है? क्या एक पुलिस का सामान्य सा अधिकारी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से जाकर के किसी केस की छानबीन के लिए उनसे पूछताछ कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। तो फिर जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं, इनके विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला आए, तो सामने आए, तो फिर उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? तो उसकी इंक्वायरी के लिए नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में ऑम्बुड्समैन नाम का एक पद स्थापित किया गया है, जो शासन में उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करता है। वो ऑम्बुड्समैन है।
इसी तर्ज पर भारत में प्रांतों में लोक आयुक्त और केंद्र में लोकपाल पद की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों में लोक आयुक्त हैं, वैसे नियम तो यह है कि सभी प्रांतों में लोक आयुक्त का पद होगा, केंद्र में लोकपाल का पद होगा। केंद्र में लोकपाल का पद के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, जिसमें से आप राजनीतिक पार्टी सामने आई, और वही आप अभी भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रही है। तो लोक आयुक्त राज्यों में होता है, लेकिन लोक आयुक्त भारत में जो है वह बिना दांत का शेर है, क्योंकि वह जो इंक्वायरी करता है लोक आयुक्त सीधे किसी को दंडित नहीं कर सकता। वह इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे देता है गवर्नमेंट को, और फिर शासन चाहे तो उसको फिर न्यायपालिका में मुकदमे के रूप में पेश कर सकती है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, और इसलिए देखिएगा भारत में न्यायपालिका ने आज तक बहुत कम राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार के रूप आरोप में दंडित किया है। अभी थोड़ा सा सक्रियता बढ़ गई है, अभी कुछ वर्षों से इसकी सक्रियता बढ़ गई है, तो बड़े बड़े लोग भी आजकल लाल बंगले में रहने लगे। तो ये लोकपाल, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। अब आगे देखें, राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का होना प्रत्येक प्रजातांत्रिक देशों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कहना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र का संचालन संभव नहीं है। तथापि राजनीतिक दल इतने बुरे होते हैं कि उनमें अच्छाई नाम की चीज बहुत कम देखने को मिलती है। बुरे क्यों होते हैं? राजनीतिक दल में बुराई क्यों आती है? क्योंकि राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता या कुर्सी पाना, कुर्सी हथियाना, पाना नहीं हथियाना। क्योंकि ये एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इनके लिए कुर्सी ही सब कुछ होती है, इसलिए ये इनके लिए सबसे बड़ी बुराई है। और कुर्सी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती। तो दुनिया में दल पद्धति के अंतर्गत 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक दलीय पद्धति, दूसरा द्विदलीय पद्धति, तीसरा बहुदलीय पद्धति। जहां पर तानाशाही व्यवस्था होती है वहां पर अन्य दल बनाने की मनाही होती है, वहां पर एक दल होता है। जैसे साम्यवादी देशों में एक ही दल होता है, साम्यवादी दल। जितने भी बाकी दल होंगे वो सब के सब साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करते हैं, उसे एक दलीय पद्धति कहते हैं। प्रजातंत्र के लिए द्विदलीय पद्धति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, आदर्श पद्धति मानी जाती है। द्विदलीय पद्धति जैसे इंग्लैंड, अमेरिका। इंग्लैंड में 2 दल हैं, अमेरिका में भी 2 दल हैं, और संसदीय शासन के लिए तो द्विदलीय पद्धति को आदर्श माना जाता है। और इन दोनों दलों के बीच 19-20 का अनुपात होता है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 55 और 45 का अनुपात होता है। ऐसा नहीं कि 30 और 70 का अनुपात, ऐसा नहीं। इतना ज्यादा फर्क दोनों में नहीं होता। दोनों में 19-20, कभी ये 1.25, कभी ये 1। इस प्रकार से द्विदलीय पद्धति को श्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। और बहुदलीय पद्धति जैसे फ्रांस, सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत। भारत में लगभग 2500 से 3000 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं? इनकम टैक्स बचाने के लिए। क्योंकि राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं लगता, न इनके अध्यक्ष का पता है, न सदस्यों का पता है, न सचिवों का पता है, किसी का कुछ अता पता नहीं, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में। तो बहुदलीय पद्धति आज तो गली गली में राजनीतिक दल मिल रहे हैं भारत में। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका कोई न तो संविधान है, न कोई कानून है, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में एक रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। यह बहुत गलत पद्धति है। ये राजनीतिक दल की बात है। अब जरा चलें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम समाचार पत्रों में आए दिन अनेक प्रकार के शब्दों को पढ़ने को पाते हैं, तो कई बार ये बातें समझ में नहीं आती, तो इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर
आपके सामने है। उसमें सबसे पहले है कूटनीति। कूटनीति वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 66 नंबर पर कूटनीति लिखा है। पहले कूटनीति को समझ लेते हैं क्या है। देश के अंदर जो व्यवहार होता है उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन जब दो राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध होता है, राजनीतिक संबंध, उसे कूटनीतिक संबंध कहते हैं या कूटनीतिक व्यवहार कहते हैं। शब्द से स्पष्ट है, कूटनीति, कुटिल नीति। कुटिलता किस माने में कि जो कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है वह दूसरे देश के सामने अपने देश की बड़ाई करता है, अपने देश के बारे में खूब ऊंची ऊंची खूब लंबी लंबी बातें हाँकता है, अपने देश को कभी भी नीचे झुकने नहीं देता और ऐसे कुछ बातें कहता है जिससे सामने वाला घायल हो जाता है। समझने वाला घायल हो जाएगा, नहीं समझने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बातें कहना जो सामने वाले को न चुभे लेकिन उसे खुशी भी न हो। जैसे श्री राम ने मारीच को बिना फर वाला बाण मारा था, सुबाहु और ताड़का को तो उन्होंने बाण से मार डाला, वहीं पर वो दोनों खत्म हो गए। लेकिन जब मारीच को उन्होंने बिना फर वाला, बिना नोक वाला बाण मारा था तो वह 1 मिनट के अंदर सैकड़ों योजन दूर समुद्र के किनारे गिरा था, बिना फर। तो कूटनीतिक व्यवहार इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से होता है कि समझने वाला समझ जाता है और बोलने वाला भी अच्छी तरह से समझता है। जो कूटनीतिक प्रतिनिधि होते, ये इसके बारे में बहुत अच्छी कहावत है कि एक कूटनीतिज्ञ वह सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। सोच लीजिए, कूटनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। और सुनिए, यदि कूटनीतिज्ञ हां कहता है तो उसका मतलब शायद होता है, यदि वह शायद कहता है तो उसका मतलब नहीं होता है, ना होता है, और वह कभी भी नहीं बोलता। जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाते, किसी व्यक्ति के पास जाते किसी काम से, यदि वो बोलता है कि हाँ ठीक है कर लूंगा, कर देता हूं, कर दूंगा, तो उसका मतलब शायद है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देख लेता हूं बोलता है, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि वह ठीक है देखता हूं, मेरे पास काम है, वो है, मतलब शायद करेगा, लेकिन संभावना इसकी अधिक है कि वह नहीं करेगा। लेकिन वह कभी भी सामने वाले को नो बोल के आपके एप्लीकेशन को फाड़ कर नहीं फेंकेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। तो वह कभी भी ना बोलकर नहीं बोलता, उसके शायद का मतलब ना होता है और उसके हाँ का मतलब शायद होता है। तो कूटनीतिक चतुरता चाहिए कि बातों में ही ये लोग इतने हाई फाई होते हैं कि समझने वाले समझ जाते हैं। जैसे 1983 में जब भारत में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो उस समय उसके 3-4 वर्ष पहले 79 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो अधिकांश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश देशों की मंशा थी कि हम इस शिखर सम्मेलन में सोवियत संघ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान से हटाने का प्रस्ताव पारित करेंगे। मामला क्योंकि लगभग 100 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब एकत्र हुए थे। 83 की बात है, श्रीमती गांधी के कान तक बात पहुंची। उन्होंने अपने कूटनीतिकों को सक्रिय किया। पहले ये जो देश थे, इनका वाक्य था सोवियत संघ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव के बारे में, इनका जो प्रस्ताव था
कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटाई जाएं। श्रीमती गांधी ने उसमें संशोधन कराया, अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटाई जाएं। देखिए, विदेशी सेनाएं हटाई जाए, इस विदेशी सेना का परिणाम ये निकला कि सोवियत संघ का कहना था कि हमारा नाम उसमें नहीं है, सोवियत संघ खुश, और पूरी दुनिया को पता था कि अफगानिस्तान में केवल सोवियत संघ की सेनाएं हैं। तो यदि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं हैं तो विदेशी सेनाओं के अंतर्गत सब देशों ने यह माना कि विदेशी सेनाओं का इस्तेमाल सोवियत संघ के लिए किया गया है। तो इधर गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी खुश हो गए, उधर सोवियत संघ भी नाराज नहीं हुआ। जैसे इस प्रकार से कूटनीतिक क्रियाकलाप चलते हैं। ये कूटनीति राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंधों को, राजनीतिक संबंधों को कूटनयिक संबंध कहा जाता है। इसके लिए दूसरा शब्द भी है राजनयिक संबंध, राजनय से राजनयिक बना है, तो ये कूटनीति है। तो इस कूटनीति के अंतर्गत आज शुरू करते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब मध्यवर्ती राज्य। दो बड़े देशों के बीच यदि कोई छोटा सा राज्य है उसे मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट कहते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल बफर राज्य है, जैसे चीन और रूस के बीच मंगोलिया बफर स्टेट है। तो मध्यवर्ती राज्य होने से क्या होता है कि दोनों को रोकने का काम करता है, दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश करता है। यदि दो बड़े राष्ट्रों की सीमा आपस में मिलती हो तो उनके बीच टकराहट की संभावना बढ़ जाती है। बफर स्टेट होने से थोड़ी सी राहत मिलती है। जैसे इसके पहले 1954 के पहले तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर स्टेट था, जिसे चीन ने बफर स्टेट को ही अपने स्टेट में मिला लिया, तो ये बफर स्टेट है। फिर शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। लगभग 45 वर्षों तक यह शीत युद्ध चला। शीत युद्ध ने कभी गर्म युद्ध का भी रूप धारण किया, लेकिन शीत युद्ध के चलते बहुत बड़ा युद्ध नहीं हो पाया। शीत युद्ध क्या है? विचारों का युद्ध है, मानसिक युद्ध है, तेरी मेरी की भावना है, मतभेद है, मनभेद है, एक दूसरे के विरुद्ध गुप्तचरी करना, जासूसी करना, एक दूसरे के पोल खोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की आलोचना करना, विरोध करना, जो वो जहां भी जाए उसके पीछे पीछे चलना और सामने खड़े हो जाना, ये शीत युद्ध है। तो मानसिक युद्ध को, विचारों के युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। यह दो विचारधाराओं के बीच लगभग 45 वर्षों तक चला। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये पंचशील का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। यदि तुमने अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए हजारों वर्ष तक लगातार मेहनत किया है, श्रम किया है, बलिदान किया है, तो हमने भी अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए इतने ही बलिदान दिए। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हें प्रिय है, हमारी व्यवस्था हमें प्रिय है, तो तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर तुली हुई थी और साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर तुली हुई थी। इस बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल टू एक्सिस्टेंस। तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। और यही वस्तुतः पूरी दुनिया को चलाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का घोर शत्रु बन जाए, फिर आज के जमाने देखते हैं किस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन हो चुका है। अनेक राष्ट्र परमाणु बम से, परमाणुक शक्तियों से युक्त हो गए हैं। ऐसे में यदि इस प्रकार से विरोध और शत्रुता का भाव रहे तो पूरी दुनिया कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसके बाद देवतांत, शीत युद्ध जनित तनाव को कम करना, तनाव में शिथिलीकरण लाना देवतांत कहलाता है। इसका हिंदी शब्द है तनाव शैथिल्य, और अंग्रेजी में इसको
देतांत कहते हैं। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि तनाव की शिथिलता का प्रतीक है। तो जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किसी मुद्दे को लेकर के सहमति हो जाती थी तो ऐसा महसूस होने लगता था कि दोनों गुटों के बीच तनाव शिथिलता आ गई है। तो तनाव को कम करना तनाव शिथिल कहलाता है और ये देतांत अनेक अवसरों पर देखने को मिला। हमेशा टकराहट ही नहीं होती थी, उनके बीच सुलह भी होता था कभी कभी बीच बीच में।